बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पे एक एलिगेशन लगा है और वो एलिगेशन लगाया जस्टिस रिटायर वजीउद्दीन साहब ने। जस्टिस रिटायर वजीउद्दीन अहमद पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में थे और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का इन्होंने एक इलेक्शन भी कंडक्ट करवाया था, फिर इख्तलाफात हो गए। उसके बाद ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से इनको निकाल दिया गया या निकल गए। हालात इनके वहाँ पर फिर अच्छे नहीं थे जस्टिस वजीउद्दीन के। माजी में ये स्टेटमेंट देते रहे इमरान खान के ख़िलाफ़ और अब इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है। पहले आप स्टेटमेंट सुने, मैं आपको हक़ाइक़ सारे अभी बताता हूँ कि क्या वाकई इमरान खान साहब का घर जहांगीर तरीन चलाते रहे हैं या रेहाम खान ने भी इस तरह के इल्ज़ामात लगाए थे। क्या वो इल्ज़ामात सच हैं, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। इल्ज़ाम यह है कि इमरान खान का घर चलाने के लिए जहांगीर तरीन जैसे लोग 30 लाख माहाना दिया करते थे। जैसे लोग, खाली जहांगीर तरीन नहीं। जस्टिस वजीउद्दीन क्योंकि जज रहे हैं, कानूनदान हैं, वकील रहे हैं, तो उनको अपने जुमलों के तवाज़ुन को कायम रखना था ताकि पकड़ ना हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन जैसे लोग 30 लाख माहाना दिया करते थे। बाद में ये रकम बढ़ गई थी, 50 लाख हो गई थी, लेकिन उन्होंने जहांगीर तरीन खाली नहीं कहा, जहांगीर तरीन जैसे लोग। अब इसमें और लोग भी आ सकते हैं, अलीम खान साहब हैं और बेशुमार लोग हैं इस पार्टी के अंदर। बहुत अमीर लोग बहुत सारे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में। उनका कहना था कि इमरान खान का बनी गाला का घर चलाने के लिए जहांगीर तरीन जैसे लोग 30 लाख रुपए माहाना दिया करते थे। बाद में यह रकम 50 लाख रुपए माहाना कर दी गई। उनका कहना था कि यह सोच बिल्कुल गलत है कि इमरान खान कोई दयानतदार आदमी है। जिस आदमी के जूते के तस्मे भी उसके अपने पैसों के ना हों, उसे दयानतदार कैसे कहा जा सकता है। जस्टिस रिटायर वजीउद्दीन, मैंने आपको पहले बताया था कि पीटीआई के पार्टी इंतखाबात में धांधली पर जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक को पार्टी से फारिग करना चाहते थे, मगर इमरान खान ने इस पर खुद उन्हें ही पार्टी से निकाल दिया था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ़ को ये लगता था कि उनकी पार्टी के अंदर एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जो पार्टी को उल्टा नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरों के हाथों में खेल रहे हैं। इसलिए इमरान खान साहब ने बजाय इसके कि वो परवेज़ खटक को और जहांगीर तरीन को उस वक्त निकालते, तो उन्होंने फारिग कर दिया जस्टिस वजीउद्दीन को। और उसके बाद से अब तक उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट क्योंकि इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर है, तो जो लोग इमरान खान को जानते हैं पुराना, यानी जो लोग इमरान खान को 2010-2011 से पहले का जानते हैं, उनको इस बात का पता है कि ये किसी को चाय भी नहीं पूछते थे, किसी को खाना भी नहीं पूछते थे। वो तो वैसे वो अब भी नहीं पूछते। अब जो किसी को चाय नहीं पिलाते, खाना नहीं पिलाते, वो इतना खर्चा 30 लाख या 50 लाख रुपए उनके घर का खर्चा कैसे हो सकता है? एक बड़ा सवाल है ना। यानी बनी गाला कितना भी बड़ा हो, ज़्यादातर इलाका तो उसका जंगल पे है। कुछ वहाँ पे ग्राउंड है उनके घर के सामने वाले एरिया में, और उसको सिर्फ मेंटेन करने के लिए 2 लोग चाहिए होंगे मैक्सिमम, या 3 चलें, आप समझ लें। जंगल का इलाका है, बीच में एक घर बना हुआ है, और जो घर का कंस्ट्रक्शन एरिया है वो एक नॉर्मल घर बड़े साइज़ का जो होता है वैसा है। और उस घर को चलाने के लिए 4-5 लोगों से ज़्यादा क्या चाहिए होंगे? अगर बहुत भी ज़्यादा आप चलाएं, तो बहुत अयाशी के साथ भी अगर आप चलाएं, तो एक आदमी अगर वहाँ पे रहता है तो उसकी खिदमत के लिए 5-6 लोगों से ज़्यादा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो 30 लाख या 50 लाख रुपया कहाँ खर्च हो रहा था, ये सवाल है ना। और बिल कहा जा रहा है कि वो दिए जा रहे थे जहांगीर तरीन साहब या इन जैसे बड़े लोगों की जानिब से। तो ये सारी डिटेल मैं आपके सामने अभी रख देता हूँ सबूतों के साथ। सबसे पहले तो आप ये नक्शा देखें। ये नक्शा है बनी गाला का। ये एक सड़क है, नीचे से ऊपर जा रही है, और यहाँ पे गेट है इस जगह पे जहाँ पे निशानदेही की हमने। इसके अंदर जो इलाका है वो बनी गाला है। इस गेट के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आप देखें तो आपको बिल्कुल ये जो दायरा हमने बना दिया आपके लिए, इस दायरे में जो एरिया है, इस एरिया को आप याद रखिएगा। अब आपको दूसरा दायरा बना के देते हैं। ये ऊपर हमने एक और दायरा आपको बनाकर दिया। इस दायरे के अंदर जो ये एक कंस्ट्रक्शन आपको नजर आ रही है, ये इमरान खान साहब का घर है। बेशुमार मीडिया वाले यहां तक कभी गए भी नहीं, लोगों ने इसको देखा भी नहीं, और मैंने भी इसको नहीं देखा अंदर से। मुझे नहीं पता ये अंदर से कैसा है, लेकिन जहां पे इमरान खान साहब का घर है, ये उनका प्राइवेट एरिया है घर का, जहां पे आम तौर पे पार्टी के लोग या मीडिया के लोग उनकी एक्सेस नहीं है। इमरान खान साहब के जो करीबी दोस्त हैं या उनके फैमिली के मेंबर्स हैं, वो यहां जा सकते हैं, क्योंकि ये उनका प्राइवेट एरिया है घर का। ये एक पोर्शन है, और दूसरा पोर्शन वापस आ जाए, जो पहले मैंने आपको दायरा दिखाया था गेट से अंदर होते ही लेफ्ट साइड पे। ये पाकिस्तान के तकरीबन सारे मीडिया ने देखा हुआ है, हर कैमरामैन ने देखा हुआ है,
हर रिपोर्टर ने देखा हुआ है। यहाँ बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन तमाम MNAs MPs ने ये एरिया देखा हुआ है। यहाँ पार्टी के जो रहनुमा हैं उन सब ने ये इलाका देखा हुआ है, क्योंकि ये सबके लिए ओपन है। ये जो एरिया है ये इमरान खान साहब ने पार्टी के दफ्तर के लिए दे दिया था बगैर किसी किराए के, यानी कभी किराया नहीं मांगा, और ये एरिया मुख्तस कर दिया था अपनी प्रॉपर्टी में से कि ये जगह मैं पार्टी के दफ्तर के लिए दे रहा हूँ। जब इमरान खान साहब ने पहले अपना पार्टी का इफ्तिताह किया तो अपना घर लाहौर वाला वहाँ पे उन्होंने एक्टिविटीज़ की, और वहाँ पे भी कभी कोई किराया नहीं लिया, क्योंकि देखिए एक पार्टी जब बनती है तो वो पार्टी असासा होती है पार्टी के लोगों का, वो एक आदमी की कभी नहीं होती। डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स हों अमेरिका में, उनके सारे लोग चंदा लेकर इलेक्शन लड़ते हैं। वहाँ पे लोग चंदा देते हैं, पार्टी को पैसा देते हैं, उसके ऊपर पार्टी चलती है। पार्टी के दफ्तर अगर किसी ने अपना भी दिया हो तो उससे किराया वसूल करता है, चाहे उस किराए को बाद में वो पार्टी के फंड में दे दे, लेकिन वो बाकायदा लिखा जाता है कि इस आदमी ने इतने किराए की जगह को पार्टी के लिए डोनेट कर दिया। तो इस तरीके से अमेरिका में, यूरोप में हर तरफ होता है। तो इमरान खान साहब ने अपना घर पहले लाहौर वाला, और बाद में जब वो बनी गाला शिफ्ट हुए तो बनी गाला वाले घर के अंदर एक बड़ा पोर्शन अंदर दाखिल होकर लेफ्ट साइड पे उन्होंने पार्टी के लिए डोनेट कर दिया कि इस एरिया को पार्टी इस्तेमाल कर सकती है सियासी एक्टिविटीज़ के लिए। फिर वहाँ पे जब शुरू में मैं गया और दीगर सहाफ़ी गए तो बिल्कुल अजीबोगरीब फर्नीचर था, अजीबोगरीब किस्म का ऑफिस था, बिल्कुल टूटा फूटा किस्म का बना हुआ था, और एक बालकोनी बनी हुई थी, वहीं इमरान खान साहब बैठ के इंटरव्यूज़ दे देते थे। तो तब ये इतना बेहतर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे 2011 के बाद पार्टी एकदम फ्लोरिश हुई, बड़ी पार्टी बनी, तो फिर पार्टी की फंडिंग में इजाफा हुआ, पार्टी के अंदर अमीर लोग आ गए, उन्होंने इसको बेहतर करना शुरू किया, क्योंकि अब ये पार्टी का ऑफिस था तो इसके ऊपर खर्चा पार्टी ने करना था। यहाँ पे कुछ नए मुलाजमीन भी आ गए, यहाँ पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी कर दिया गया, यहाँ पे खाने पीने का बंदोबस्त भी शुरू हो गया, यानी जो पार्टी के लोग आते थे उनको खाना पीना भी मिल जाता था, चाय भी मिल जाती थी, मीडिया वालों को चाय बिस्किट मिलना शुरू हो गए इस जगह पे, और इसका सारा खर्चा पार्टी के लोग करते थे। अब जिसके पास जो होता है वो वही ऑफर कर सकता ना पार्टी को। जहांगीर तरीन, अलीम खान, दीगर ऐसे लोग जिनके पास ज़्यादा पैसे थे वो अपने पैसे ऑफर करते थे, जिनके पास ज़्यादा अच्छा फ़न तकरीर था वो करते थे। तो हर एक का अपना अपना एफर्ट थी, किसी का वक्त था वो पार्टी को देता था। तो यहाँ पे इस पार्टी के अंदर, और बाकी पार्टियों में भी ऐसे ही है, पीपल्स पार्टी के जितने दफातर हैं वो सारे पार्टी फंड से चलते हैं, और जो उनके मुखैर लोग हैं वो उनको चलाते हैं। इसी तरह PMLN के जितने ऑफिस हैं वो पार्टी फंड से उनके मुखैर लोग चलाते हैं। अब 180H मॉडल टाउन जो है वो नवाज शरीफ साहब अपनी जेब से तो नहीं चलाते, वो पार्टी चलाती है, और पार्टी के बड़े लोग उसका खर्चा उठाते हैं, और वहाँ पे वो दफ्तर चल रहा है। इसी तरह जो मुस्लिम लीग काफ का डेविस रोड वाला ऑफिस है वो भी पार्टी फंड से चलता है, पार्टी उसको चलाती है, जो मुखैर लोग हैं, अब चाहे चौधरी बरादरान हो या कोई और हो, वो उसको चलाते हैं। इसी तरह जहांगीर तरीन तो सिर्फ एक नाम है, बहुत सारे नाम मिलकर बनी गाला का ये ऑफिस चलाते थे, और इमरान खान साहब क्योंकि पार्टी के चेयरमैन हैं तो वो यहाँ पे मीटिंग्स अटेंड करने के लिए आते थे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जितना खर्चा है 30 लाख या 50 लाख, पहले 30 लाख इसलिए था कि कम लोग आते थे, एक्टिविटीज़ कम थी, खाना कम पकता था, लोग कम आते थे, और सिक्योरिटी का खर्चा, मुलाजमों का खर्चा, दफ्तर की मेंटेनेंस, इसके ऊपर खर्चा पहले कम था। फिर जब खर्चा बढ़ गया, मज़ीद लोग आ गए, तो और लोगों ने अपना हिस्सा ले लिया, और फिर ज़्यादा पैसे खर्च होना शुरू हो गए। इलेक्शन के करीब तो बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। और यहाँ पे पार्टी का सेक्रेटेरिएट था, यहाँ पे मुलाजमीन भी थे, यहाँ पे ऐसे लोग भी थे जो पार्टी का डाटा तैयार करते थे, यहाँ पे सोशल मीडिया के कारकुन भी काम कर रहे थे। तो डिफरेंट चीज़ें मिलकर, उनकी तनख्वाहें मिलकर एक बड़ी अमाउंट बन जाती थी। खाली ये नहीं है कि यहाँ पे चौकीदारों को या स्वीपर्स को या जो PNs हैं उनको पैसे मिल रहे थे, नहीं, सोशल मीडिया के लोग थे, यहाँ पे दफ्तर के ओहदेदारान थे जिनकी तनख्वाहें मुकर्रर की गई थी, उन्होंने भी अपना गुजर बसर करना है, 24 घंटे वो यहाँ पे काम कर रहे हैं PTI का, तो उनको भी तनख्वाहें मिलती थी। तो ये पैसा इस तरीके से आता था और इस दफ्तर के ऊपर खर्च होता था। बनी गाला में जो इमरान खान साहब का घर वाला एरिया है और ये वाला जो दफ्तर वाला एरिया है, इसके मीटर्स भी अलग अलग लगे हुए हैं, जो बिजली के, गैस के, ये मीटर जो हैं ये अलग अलग लगे हुए हैं। उसमें होता यह है कि जो इमरान खान साहब के घर वाला एरिया है या उसके अखराजात हैं वो खुद उठाते थे, और ये जो दफ्तर वाला एरिया है इसके अखराजात हैं ये पार्टी उठाती थी। और इमरान खान साहब अपने तौर पे अपनी पार्टी को क्या कुछ दे चुके हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, वो कई दफ़ा खुद बता चुके हैं कि मैंने क्या कुछ अपनी पार्टी के लिए डोनेट किया।
ख़ासतौर पे बनीगाला जैसी जगह के ऊपर इतने महंगे एरिया में उन्होंने अपने घर का एक बड़ा पोर्शन अपनी पार्टी की एक्टिविटीज़ के लिए दे दिया और अपनी प्राइवेसी को भी कंप्रोमाइज़ किया। तो ये भी उनकी तरफ से एक डोनेशन है और बाकी लोग जो है वो पैसा दे रहे थे। यहीं पे नीचे जहांगीर तरीन साहब का भी बहुत बड़ा विला है, बहुत बड़ा एरिया उनका बंगला है। उन्होंने तो अपना घर नहीं दिया पार्टी ऑफिस के लिए, तो इमरान खान साहब ने तो अपना घर भी दे दिया था। और इसमें जो उनके अपने घर वाला एरिया है, मैं आपको फिर कंफर्म कर रहा हूं, अपने घर के अखराजात, खाने पीने के अखराजात और ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब खुद चलाते हैं। कैसे चलाते हैं वो भी बताता हूं, लेकिन पार्टी का जो ऑफिस है उसका खर्चा पार्टी चलाती है और उसी की बात कर रहे हैं जस्टिस वजीउद्दीन, लेकिन बात को घुमा फिरा कर रहे हैं। तो ये है क्लैरिटी इस सारे मामले के अंदर। अब आ जाए इमरान खान साहब के पास क्या है। यहाँ पे 2017 का, क्योंकि मामला उन दिनों की बात कर रहे हैं 2015, 16, 17, तो 2017 का एक डाटा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ 2017 में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 फरवरी 2017 इमरान खान साहब के पास जो टोटल एसेट्स उस वक्त थे वो थे 1.4 बिलियन, यानी 140 करोड़ के उनके टोटल असासे थे। इन 140 करोड़ में से उस वक्त 130 करोड़ जो है वो इमूवेबल थे, यानी वो ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसको मूव नहीं किया जा सकता। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, ऐसी चीज़ें, बिल्डिंग्स, ये सारा कुछ था। इसमें जो लाहौर वाला घर है इमरान खान साहब का, उसमें उनका हिस्सा 29 करोड़ 60 लाख रुपए का है। अब 29 करोड़ 60 लाख रुपए कोई अपने घर की वैल्यू नहीं बताता कभी भी इलेक्शन में, लेकिन इमरान खान साहब ने रियल वैल्यूज़ बताई थी। और जो 300 कनाल का प्लॉट है इस्लामाबाद वाला, जहाँ पे घर उनका बना हुआ बनीगाला में, उसकी वैल्यू उन्होंने बताई थी 75 करोड़ और 80 लाख रुपए। 75 करोड़ 80 लाख रुपए का उन्होंने उस वक्त बनीगाला बताया था 2017 में, और बाद में इलेक्शन कमीशन में ये डॉक्यूमेंट ऐसे ही दाखिल हुए थे। इसके अलावा इमरान खान साहब के पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ ज़रूरी ज़मीनें हैं, उनके पास अपने मवेशी हैं, उनको कमेंट्री जो उन्होंने की वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसके ऊपर उनको पैसे मिलते हैं और ठीक ठाक पैसे उनको मिलते रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब के कुछ जो एसेट उस वक्त बताए गए थे, लगभग 10 करोड़ ऐसे थे, एसेट 10 करोड़ के ऐसे थे जो मूवेबल थे, जिस तरह गाड़ियाँ हो गई, कुछ सामान हो गया उनके पास, कुछ उनके पास मवेशी हो गए, कुछ उनके जानवर हैं, कुछ दीगर चीज़ें हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की वर्थ मिला के लगभग 10 करोड़ बनती थी। तो टोटल इमरान खान साहब का 140 करोड़ के एसेट थे उस वक्त। तो वो गरीब आदमी तो है नहीं, और उनके अपने ज़राए आमदन इतने हैं कि वो बड़े आराम से लाखों रुपए के ज़रिए से अपना घर जो बनीगाला वाला है उसको चला सकते हैं। और इमरान खान साहब के अखराजात का सबको पता है कि वो तो किसी को अपने पल्ले से खाना भी नहीं खिलाते। तो ये भी एक प्रोपेगेंडा था। मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रख ली हैं, इसकी आप तस्दीक कर सकते हैं। और फिर आपको ये बता रहा हूँ जाते जाते कि इमरान खान साहब का जो अपना घर है उसके और जो ऑफिस है उसके अखराजात अलग अलग हैं। घर के अखराजात इमरान खान साहब के ज़िम्मे हैं और ऑफिस के अखराजात, जिसको अब घर के साथ मिक्स किया जा रहा है क्योंकि ऑफिस और घर बिल्कुल साथ साथ हैं, वो पार्टी के ज़िम्मे है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो लोग जानते हैं उनको पता है कि वो ना किसी को कुछ देते तो ना किसी से कुछ लेने के लिए भी रवादार है। अब आ जाए आप एक और खबर की जानिब। ARY ने छिक्का मारा है। थोड़ा अर्सा पहले उमर चीमा ने, और उमर चीमा के अलावा एक और सहाफ़ी अहमद नूरानी ने यह खबर दी थी। बाद में उमर चीमा ने यह दावा किया था कि ARY एक काम करे, वो बरतानिया वाला जो उनका चैनल है उसके ऊपर यह खबर चला दे कि यह ऑडियो फेक है, लिहाजा इसके ऊपर फिर अहमद नूरानी ARY पे केस करेगा और फिर अहमद नूरानी का क्योंकि आजकल हाथ तंग है तो वो ARY से पैसे कमा लेगा। तो ARY ने ऐसा लगता है उस चैलेंज को उस वक्त कबूल किया था और उन्होंने एक अमरीकी फर्म को ये ऑडियो दे दी और उनसे इसका ऑडिट करवा लिया। क्योंकि अहमद नूरानी ने जो ऑडिट करवाया उसने वो मुकम्मल रिपोर्ट आज तक नहीं दिखाई, ना उस फर्म को किसी से बात करने की इजाज़त है। लेकिन जहाँ से ARY ने करवाया, जो मर्जी फर्म से बात कर ले और जो मर्जी उस फर्म की ऑडिट रिपोर्ट को पूरी तरह पढ़ के चेक कर ले। वो ऑडियो जाली निकली है अमरीकी फॉरेंसिक फर्म के मुताबिक। ARY न्यूज़ ने ऑडियो लीक की फॉरेंसिक के लिए अमरीकी कंपनी को तकरीबन 10 लाख रुपए अदा किए और फॉरेंसिक कंपनी की रिपोर्ट में कहा गया है कि हमने फैक्ट फोकस की जानिब से लीक ऑडियो का फॉरेंसिक किया है। ऑडियो में बोलने वाले की टोन में कई बार तब्दीली को महसूस किया गया है। 45 सेकंड की ऑडियो में 25 सेकंड बाद आवाज़ में तब्दीली महसूस हुई। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक आवाज़ में तब्दीली से पहले बोलने वाला काफ़ी दूर से बोल रहा था,
जबकि 25 सेकंड के बाद टोन तब्दील हुई और ऐसा महसूस होने लगा जैसे बोलने वाला माइक के करीब था। यानी वो अपनी लोकेशंस तब्दील कर रहा था। डिफरेंट मौकों की वीडियोस है या डिफरेंट सिनेरियो के साथ वो बनी है। तो इसलिए क्या फाइल में एडिटिंग का सुराग मिलता है? एयरवे न्यूज के इस सवाल पर अमेरिकी कंपनी ने जवाब दिया कि फैक्ट फोकस की लीक ऑडियो क्लिप एक से ज्यादा सोर्सेज जोड़कर बनाई गई है। यानी ये मुख्तलिफ टोटे जोड़ के ये टोटा तैयार किया गया है जिसको दिखाया गया है। ऑडियो का एक हिस्सा अलग माहौल, दूसरा अलग माहौल में रिकॉर्ड किया गया। दो अलग अलग इवेंट हैं जहां से ये टोटे इकट्ठे किए गए हैं। वादे रहे कि अमेरिका की प्रेमो फॉरेंसिक कंपनी 30 साल से जायद ऑडियो वीडियो फॉरेंसिक का तजर्बा रखती है। कंपनी के माहिरीन अब तक 5000 से जायद ऑडियो वीडियो फॉरेंसिक कर चुके हैं। प्रेमियो फॉरेंसिक के क्लाइंट्स में अमेरिकी रियासतों के अटॉर्नी जनरल के दफ्तर भी हैं और CNN और AP और बड़े बड़े जो इदारे हैं नशरियाती, वो भी इसके क्लाइंट्स के अंदर शामिल हैं। तो अब बात होगी जी क्लियर कि साकिब निसार साहब की इन्होंने जाली ऑडियो बनाई थी। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इन सहाफ़ियों को भी बैन करना चाहिए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए जिन्होंने चीफ जस्टिस जैसे बड़े ओहदे के ऊपर इतना भोंडा और इतना खौफनाक इल्ज़ाम सिर्फ इसलिए लगाया कि मरियम नवाज के केसेस चल रहे हैं, सिर्फ इसलिए लगाया कि PMLN की सियासत में उनको फ़ायदा हो जाए और अदलिया को कंट्रोवर्शियल किया जा सके। अब भांडा जो है वो फूट गया है और हर चीज़ क्लियर हो गई है, क्रिस्टल क्लियर, जिसको कहते हैं शीशा, वो हो गई है और बड़ा तगड़ा जवाब है। मेरे ख्याल में इट्स टाइम फॉर एक्शन। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो अपनी इज्जत और वकार के ऊपर समझौता करने की बजाय इस तरह के नाम निहाद सहाफ़ियों को लगाम डालें और इनके जो सहूलतकार हैं या जो इनसे काम ले रहे हैं उन तक भी पहुंचे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।